विद्यार्थियों नमस्कार। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 इसका अध्याय 9वां प्रारंभ हुआ है और इस 9वें अध्याय का 1.6 उपभाग है 5वीं रिपोर्ट। यहाँ हमने दिया है 5वीं रिपोर्ट। अध्याय का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है। जो भी हमारे समाज में परिवर्तन होते आ रहे हैं, चाहे वो जमींदारियां हों, चाहे वो नए जोतदार हों, किसी प्रकार का उपनिवेशवादी शासन को कैसे लगाम दिया जाता था, चाहे वो स्तंभरारी बंदोबस्त हो। चूँकि औपनिवेशिक शासन जब यहाँ आ गया है तो वो किसी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जिस उद्देश्य से वो भारत में आया है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को हमारे समाज के सामने ला रहा था। कभी जमींदारियां रखी उसने, तो कभी जोतदारों को महत्व दिया, तो कभी कृषकों को, काश्तकारों को महत्व देने लगा। विभिन्न प्रकार की वो प्रणालियां ला रहा था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राजस्व वसूली संबंधी आदेश जारी कर रहा था। तो हम 5वीं रिपोर्ट की बात करते हैं और अभी हम बात वही स्तंभरारी बंदोबस्त के संबंध में करेंगे। हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है, जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई। 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई। ये 5वीं रिपोर्ट थी। अब आप इस बात का तो अनुमान लगा ही सकते हो, भारतीय राजस्व प्रणाली के लिए, भारत में राजस्व प्रणाली के लिए, भारत में शासन करने के लिए रिपोर्ट कहाँ पेश की जाती थी? ब्रिटिश की संसद में। समझ में आ गया आपको? भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था। ब्रिटिश की संसद भारत के लिए कानून बनाती थी, जहां आकर के उसने कुछ देखा भी नहीं था। कुछ एक नुमाइंदों के द्वारा, कुछ एक अधिकारियों के द्वारा जो वहां रिपोर्ट दे दी जाती थी, उसको पढ़ के ही वो बना दिया जाता था यहाँ के लिए कानून और नियम। तो इस रिपोर्ट में जो 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी, यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन होगा और किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप होंगे, वो क्या करेगी भारत की जनता को, भारत की रियाया को, भारत की रैयत को प्रसन्न करने के लिए और उनसे अधिक पैसा वसूल करने के। चूंकि हम जानते हैं ब्रिटिश शासन हो या फिर कोई भी यूरोपीय शासन हो, यहाँ वो शासन आया, उनके आने का उद्देश्य था कम लागत पर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। यहाँ अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए, एक मिनट, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लिखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों की थी। इसमें कितने थे? 1002 पृष्ठ। यानी ये 5वीं रिपोर्ट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और उसके क्रियाकलापों के संबंध में रिपोर्ट थी और ये 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी और इस रिपोर्ट में 1002 पृष्ठ थे। आगे ये बात करते हैं, इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों में थे, जिसमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियां भिन्न भिन्न जिलों के, मतलब ये एक, इसमें 800 जो पृष्ठ थे ये परिशिष्ट थे। 8000 पृष्ठों की परिशिष्ट थी, जिसमें भिन्न भिन्न जमींदारों और रैयत की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट। देखिए, जब स्तंभरारी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था, उससे पहले वहाँ के राजा या जमींदार अपने यहाँ एक कचहरी लगाते थे। उस कचहरी में विभिन्न प्रकार की जो छोटी मोटी न्यायिक प्रक्रियाएं होती थी वो चलती थी, राजस्व वसूली संबंधी प्रकरण चलते थे और उसका प्रमुख होता था जमींदार। चूँकि जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का
पता चला तो उन्होंने अपना एक एक कलेक्टर उन कचहरियों में नियुक्त कर दिया था। तो ये जो रिपोर्ट थी ये 800 पृष्ठों से युक्त थी। इसके साथ इसमें 800 पृष्ठों के 800 परिशिष्टों में जो थी उसमें विभिन्न जमींदारों की अर्जियां जानते हो, प्रार्थना पत्र और विभिन्न कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। मतलब वहाँ के जो राजस्व अधिकारी थे, सांख्यिकीय अधिकारी थे, इन सब अधिकारियों के द्वारा मद्रास और बंगाल और मद्रास प्रांत के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासक पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। अधिकारियों की क्या भूमिका होती थी, ठीक है, राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर क्या टिप्पणियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या क्रियाकलाप थे, इसमें जमींदारों की भी प्रार्थना पत्र थी, कलेक्टरों की रिपोर्ट थी, राजस्व विवरणों से संबंधित सांख्यिकीय तालिका अधिकारियों के ऊपर टिप्पणियां थी। इस प्रकार के मिलाकर के ये 1002 पृष्ठों वाली और 800 परिशिष्ट वाली एक रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश की संसद में पेश की गई थी। इसका नाम था 5वीं रिपोर्ट। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, कंपनी ने कब 1760, ये 1760 का दशक कहेंगे हम इसको, का दशक, चूंकि हम आपको बता चुके हैं 23 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध और इसके पश्चात 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर का युद्ध जब होता है तो बक्सर के युद्ध से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त हो गया था और जाकर के 1765 में ये मालगुजारी, लगान वसूली, दीवानी इत्यादि के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो चुके थे। तो हम कहेंगे इसको 1760 का दशक। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, यानी हम कह सकते हैं 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में स्थापित हो चुकी थी। तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी थी। जैसे ही कंपनी को प्रशासनिक अधिकार मिले, भारत में अपने आप को स्थापित किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद बारीकी से नजर रखने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रही है। जब तक आप अभी कॉमन है, कोई आप पर नजर नहीं रखेगा। जैसे ही आप महत्वपूर्ण बन जाएंगे, आप पर नजर रखी जाने लगेगी। आप कोई प्रशासनिक अधिकारी बन जाएं, आप न्यायपालिका में पहुंच जाएं, आपके ऊपर प्रशासन की जो बड़ी शीर्ष एजेंसियां हैं उनकी नज़र हो जाएगी। किन से आप मिलते हो, किस प्रकार की आपकी गतिविधियां हैं, इन सब चीज़ों पर आपकी पर नज़र रखी जाने लगी। वही किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ही उसने अपने आप को बंगाल में स्थापित किया 1760 के दशक में, तो जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद अपनी गहरी नज़र रखने लगी थी और उन पर चर्चा की जाती थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्रियाकलाप होते थे उन पर ब्रिटिश संसद में चर्चा भी की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। बहुत से समूह ब्रिटेन में थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार हो गया था व्यापार पर। भारत में का जो व्यापार था उस पर एकाधिकार, इसको मोनोपोली कहते हैं। एकाधिकार को मोनोपोली, भारतीय ट्रेड पर, भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जब एकाधिकार हुआ तो ब्रिटिश में बहुत से ऐसे समूह थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। भारत, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारत पर ही काम नहीं कर रही थी, साथ साथ चीन पर भी कर रही थी, तो वो ऐसे समूह थे जो भारत और चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए। शाही फरमान का मतलब होता है राष्ट्राध्यक्ष का आदेश। तो शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को यह अधिकार दिया गया था।
मतलब कुछ ऐसे समूह थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत और चीन में व्यापारिक एकाधिकार का विरोध कर रहे थे और वो चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और चीन में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया है, उसको रद्द कर दिया जाए। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। मतलब ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। निजी व्यापारी मतलब जो स्वयं का व्यापार कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं। कुछ लोग ऐसे थे जो निजी व्यापार कर रहे थे, वैयक्तिक व्यापार कर रहे थे। तो ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे। भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था उसमें वो निजी रूप से हिस्सा लेना चाहते थे। मतलब कंपनी का व्यापार हो ना हो, लेकिन निजी व्यापार हो उनका, उसमें वो हिस्सा लेना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भारत में के साथ व्यापार में अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और ब्रिटेन के उद्योगपति और विनिर्माताओं के लिए, विनिर्माता का मतलब होता है जो उद्योगपति हैं, जो वस्तुओं को बनाने वाले हैं, तो विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। वो क्या चाह रहे थे? निजी व्यक्ति भारत के साथ हमारा व्यापार हो और हमारे यहाँ के नहीं, ब्रिटिश के उद्योगपति और ब्रिटिश के वस्तुएं बनाने वाले जो विनिर्माता हैं उनके लिए भारत के द्वार खोल दिए जाएं। क्यों? क्योंकि विरोध किस बात का हो रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत और चीन पर एकाधिकार का, व्यापारिक एकाधिकार का। व्यापार करने के लिए शाही फरमान जारी किया गया था जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और चीन में अकेले व्यापार करेगी और कोई नहीं। इसको कहते एकाधिकार, मोनोपोली। कंपनी की मोनोपोली को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए वो कहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और चीन में एकाधिकार यानी व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया है। और ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ रही थी जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक थे। साथ ही साथ वो ब्रिटिश के उद्योगपति थे और विनिर्माता का मतलब जो वस्तुओं को बनाने वाले होते हैं, इन लोगों के लिए चाहते थे कि भारत के लिए व्यापारिक रास्ते इनके लिए खोल दिया जाए, इन उद्योगपति और विनिर्माताओं के लिए। यानी ब्रिटिश के उद्योगपति और विनिर्माता भी निजी तौर से भारत में आकर के व्यापार करने लगे, ऐसा उन समूहों का मानना था। कई राजनीतिक समूहों को तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है। कई राजनीतिक समूह क्या कह रहे थे कि बंगाल पर जो विजय प्राप्त हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो विजय प्राप्त हो रही है उसका लाभ किसको मिल रहा है? केवल उनका मानना यह था कि जो विजय प्राप्त हुई है उसका लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है। विजय प्राप्त किसने की? ब्रिटिश सरकार ने। कहां पर? बंगाल। लाभ किसको मिल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऐसा कह रहे थे कौन? जो इस बात का विरोध करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। जिनका ऐसा विचार था वो कहते थे लाभ किसको मिल रहा है बंगाल की विजय का? केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि उसको व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त है। संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं, यानी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। ब्रिटेन में तो बड़ी गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। किस चीज पर? कंपनी के कुशासन। कंपनी ठीक से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रही है, कुशासन हो रहा है, शासन नहीं कर पा रहे। तो कंपनी के कुशासन पर और अव्यवस्थित प्रशासन के विषयों पर प्राप्त सूचनाओं पर, इनके विषय में वहाँ सूचनाएं प्राप्त हुई। कहाँ पर? ब्रिटिश की संसद में 5वीं रिपोर्ट में। क्योंकि 5वीं रिपोर्ट में क्या क्या था आपको पता है? जमींदारों की अर्जियाँ।
कलेक्टरों की रिपोर्टें। जमींदार अर्जी निश्चित है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही तो होंगी वो। जब ब्रिटिश की संसद में इसकी सूचना उनको प्राप्त हुई तो उन्होंने वहां पर जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषयों पर एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों के लाभ के लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। अब तो ब्रिटिश के समाचार पत्रों ने भी कंपनी के अधिकारियों के लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को प्रमुखता से अपने अखबारों में छापा था। पूरे ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लालची हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भ्रष्ट हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कुशासन से युक्त हो गए हैं, यहाँ प्रशासन ठीक से नहीं चला पा रहे वो भारत में। ऐसी घटनाओं को लेकर अखबारों में समाचार छपने लगे। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। अब ब्रिटिश संसद को लगने लगा कि जो हमने सांप भारत में छोड़ा था, भारत से ज़्यादा पैसा लाने के लिए सांप की तुलना हम यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से करेंगे। ठीक है, जो हमने छोड़ा था अब वो जहरीला हो गया है और वो उच्छृंखल हो गया है, अब वो बगैर किसी अंकुश के घूम रहा है। मतलब भ्रष्ट हो गए, लोग वो लालची हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब नियमित करना है और उसको विनियमित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में बहुत सारे कानून बनाए जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अंकुश में रखने के लिए थे। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां भी नियुक्त कर दी गई। कंपनी को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में जो कंपनी का शासन है उसके बारे में, किस प्रकार का वो शासन कर रही है उसके बारे में वो नियमित रूप से रिपोर्टें ब्रिटिश संसद को भेजती रहे। साथ ही साथ कंपनी की जांच करने के लिए कई समितियां भी नियुक्त कर दी गई। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो नियुक्तियां की गई थी जांच की। इनमें से जो पांचवी रिपोर्ट जो कि 1813 में ब्रिटिश की संसद में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 1002 पृष्ठ थे और 800 परिशिष्टियां थी 800, इनसे युक्त रिपोर्ट, इसी को पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है। और पांचवी रिपोर्ट ऐसी ही एक रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। प्रवर समिति भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जांच करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियुक्त समिति थी और इस समिति के द्वारा ही पांचवी रिपोर्ट तैयार की गई थी। रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस पांचवी रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही। पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य हैं। जो पांचवी रिपोर्ट में जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, वो बहुमूल्य हैं क्योंकि इसमें जमींदारों की अर्जियां शामिल थीं और ये साक्ष्य बहुमूल्य थे। शेष तो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन उसमें जो बहुमूल्य बात थी वो यहाँ के जमींदारों की अर्जियां थीं, प्रार्थना पत्र थे। लेकिन ऐसी की सरकारी रिपोर्ट को सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर पांचवी रिपोर्ट को आज हम पढ़ते हैं वो उस समय की बात थी, लेकिन यदि हम आज इसका अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि पांचवी रिपोर्ट में जो भी दर्ज है वो बगैर किसी आलोचना के हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। वैसे जब तक उसके पक्ष और विपक्ष नहीं जान लेंगे तब तक हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों को स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की। उनसे पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन
की आलोचना करने पर तुले हुए थे। यानी 5वीं रिपोर्ट जिनने लिखी थी, ऐसा पता चलता है कि वो कंपनी के कुप्रशासन और आलोचना करने के लिए तुले हुए थे। वो चाहते थे कि कंपनी की केवल आलोचना हो। इसलिए 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीनें खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जैसा कि हमने देखा है, जब जमींदारियां नीलाम की जाती थीं तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे। आप पढ़ चुके हैं इस बात को। जब जमींदारियां भी नीलाम की जा रही थी तब भी जमींदार कुछ हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारियां नीलाम कर लेते थे और बहुत कम ऐसे जमींदार थे जो विस्थापित होते थे, यानी उन्हें पदच्युत करना पड़ता था। ऐसे बहुत कम जमींदार होते थे। वो हथकंडे अपनाकर जमींदारी को अंत तो गत्वा अपने पास ही रखते थे।